नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मापणा स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां चल रहा है डिस्काउंट 30 अप्रैल तक 15% डिस्काउंट ऑन ऑल मर्चेंडाइज। अब लास्ट स्ट्रेच आ गया है, जिसको कहते हैं ना लास्ट लैप। एक मैराथन की लास्ट लैप आ गई, यानी आज 5 बजे से पहले फेज़ का प्रचार बंद, और आज ही जो भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ जो है वो रवाना होनी आरंभ हो चुकी हैं। जो नज़दीक के इलाके हैं वहाँ पर कल डिस्पैच की जाएंगी, लेकिन जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर चालू हो गया मामला। तो अब आप ये बताइए कि ईसीआई क्या कर रहा है। ईसीआई को लेके ममता दीदी जो है वह आजकल दिन में 5 बार गरज रही, लेकिन ईसीआई डेली कोई ना कोई ऐसा नया काम कर देता है जिसको लेके वो पूरी तरह से टेंशन में आ जाती हैं और अपना असली काम भूल जाती हैं और लेके गालियां देनी शुरू कर देती है, कभी अमित शाह को, कभी मोदी को। मोदी को तो उन्होंने प्यूबिक हेयर कह दिया, प्यूबिक हेयर। जी बताइए, आप महिला है, इस तरह की भाषा में बात करती है, दिखा रहा है आपको कि क्या स्थिति है। और जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि बंगाली मीडिया तो लगभग एक मत हो गया है कि ममता दीदी गई, ममता दीदी री विदाई। तो विदाई क्यों भी हो रही है, अलग अलग चीज़ों पे। अब आप ये देखिए कि कल एक लिस्ट दी गई पुलिस ऑब्जर्वर्स इत्यादि द्वारा, कोई 800 लोगों की लिस्ट दी गई नीचे थाना अधिकारियों को, जिनको ओसीआईसी बोलते हैं। और ओसीआईसी को 800 लोगों की लिस्ट दी गई जिसको गिरफ्तार करना है, क्योंकि ये लोग जो है ये ट्रबल मेकर्स हैं। तो भाई लोग जो हैं वो कल्याण बनर्जी उठा के, वकील है वो, सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं सीधे सीधे ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को। वो सीधे पहुंच गए हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वाकई उनकी चुटकी ली और ये कहा कि भाई आपके लिए एक अलग से बेंच बना देनी चाहिए, ऐसा लगता है। और ये कह के कि साहब ये हमारे पास ये सूचना आई है, ये 800 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारे के सारे तृणमूल के नेता हैं या तृणमूल के वर्कर्स हैं। तो उनको पूछा गया कि भाई आपके पास कैसे ये सूचना आई, कि नहीं 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 ये पेपर में निकला है। तो वो हंसे और मैं, जब कोई आपके पास सब्सटेंशियल कोई आ जाए तब बताइएगा, और उसको बुधवार के लिए, यानी कि डे ऑफ पोलिंग जो है वो बुधवार ही है। आज हम बैठे हैं, आज 21 तारीख है, बुधवार को डे ऑफ पोलिंग, सॉरी आज मंगलवार है, थर्सडे को डे ऑफ पोलिंग है। तो बुधवार तक यानी कल तक उन्होंने उसको टाल दिया, ये सोमवार को इन्होंने लगाई थी। मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि 800 नाम कहाँ से आए। ये 800 के नाम वो हैं जो 2021 में जब भारी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ था, और पोस्ट इलेक्शन वायलेंस सबको पता है कि ये तृणमूल के गुंडों ने किया था। तो जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक जांच हुई थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो जांच भी संभवतः उसका भी आदेश जो था वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। तो वो NHRC की जांच में ये 800 नाम आए थे। वो 800 नाम NHRC की उस फहरिस्त में दर्ज है, उस लिस्ट में दर्ज है। ये 800 लोग हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल थे उस वायलेंस के लिए। तो उन 800 लोगों को ट्रबल मेकर चिन्हित करके, यानी कि उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई बेसलेस काम कर रहे हैं, उनके पास बेस है कि 2021 की जो हिंसा हुई थी, चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई थी, चुनाव पश्चात हिंसा, उसमें कौन लोग थे, वो NHRC की रिपोर्ट से उन्हें उठाए। तो कल यदि इसके ऊपर कोई सुनवाई भी होगी, नोटिस भी दे जाएगा या कुछ पूछा भी जाएगा, तो वो NHRC की रिपोर्ट दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे, कल्याण बनर्जी जी अपना सा मुंह लेके रह जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि भाई इन सबको जो है वो चलो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन नज़रबंद रहेंगे, ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तब बात तो एक ही है,
बदमाशी करने का उनको स्कोप नहीं मिलना चाहिए। और वैसे भी दीदी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई है, बजाय अपने छत्रपों को, अब छत्रपी कहूँगा, मान लो कहीं कुछ और कह दिया तो पता चला कि डिफेमेशन का केस हो जाए। आजकल तो पता है आपको कितनी जल्दी होता है डिफेमेशन का केस। तो अब जो अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज करने के स्थान पर उनको बचाने में लग गई। ये भी बात है कि ये बात आई थी आरंभ में ही, इलेक्शन कमीशन ने तय दिया था कि जो भी 2021 के और 2024 के चुनाव पश्चात हिंसा के जो दोषी है उनको चिन्हित किया जाए। वो चिन्हित हो गए, लेकिन उसको रोक के रखा और उसको लास्ट मोमेंट पे जारी किया। अब लास्ट मोमेंट पे जारी करने से ममता दीदी जो है वो दूसरे काम में लग गई, असली काम सारे भूल गई। दूसरा एक और ज़बरदस्त मामला जो जारी किया गया है वो ये किया गया है कि भाई शराब का बैन किया गया है पश्चिम बंगाल में। एक तो उसका प्रावधान जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में भी है। वो चुनाव से 48 घंटे पूर्व का उसमें प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर एक पुराना बंगाल एक्साइज एक्ट है, बंगाल एक्साइज एक्ट 1909, जो कि संविधान की धारा 372 के अंतर्गत सेव हो गया और वर्तमान में भी लागू है। उस बंगाल एक्साइज एक्ट 1909 का उपयोग करते हुए कुल 198 घंटे का ड्राई आवर प्रिस्क्राइब किया गया है। कैसे? 96 घंटे फेज़ 1 में 23 तारीख की मिडनाइट तक, और उसके बाद फिर 102 घंटे वो 30 तारीख की मिडनाइट तक, उसके पहले से 4 दिन पहले से लेके वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है आपके फेज़ 2 में। और मज़े की बात यह है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जब फेज़ 1 के चुनाव हो रहे होंगे तो फेज़ 2 पे भी लागू होगा। फेज़ 1 के चुनाव हो रहे होंगे तो फेज़ 2 पे भी लागू होगा, और जब फेज़ 2 के चुनाव होंगे तब शायद फेज़ 1 पे लागू नहीं होगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर तो पुलिस को बहुत समय मिल जाएगा, सीआरपीएफ को बहुत समय मिल जाएगा, और जो भी दारू वगैरह का समाधान किया जाता है अंतिम समय में वो तो हो ही नहीं पाएगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भीषण गोंडोबोल। तो ये जो भीषण गोंडोबोल हो गया है, इसका तो उपाय नहीं समझ रहा है तृणमूल कांग्रेस को। उनको लग रहा है कि ये सारा का सारा उनको लक्षित करके किया जा रहा है। और तृणमूल वाले लोग कह रहे हैं ये देखिए ये साहब, ये तमिलनाडु में नहीं है, यहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और भाई तमिलनाडु में इस तरह का कोई लॉ नहीं है उनके पास, इसलिए नहीं किया उन्होंने। इस तरह का लॉ होता तमिलनाडु में तो शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा शराब बिकती है, शराब बांटी जाती है, पैसे भी खूब बांटे जाते हैं। मॉडल अलग है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का मॉडल जो है वो परचेज मॉडल है, और जो बंगाल का मॉडल है वो वायलेंस इंटिमिडेशन मॉडल है। अलग अलग मॉडल है। एक काम और कर दिया कि साहब कि ये जो बाइक्स के ऊपर रोक लगा दी कि 48 घंटे पहले बाइक्स नहीं चलेंगी। अरे बाइक्स नहीं चलेंगी तो फिर हमारे जो भाई लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं बूथ लूटने के लिए, वो इकट्ठा कैसे होंगे? ये तो सोर्स जैमिंग हो गई। ये तो अलग तरह की, जब ईसीआई सोर्स जैमिंग कर रही है, बाइक ही नहीं चलने देंगे तो कैसे काम चलेगा? बाइक पे ही तो इकट्ठा होकर सब जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाते हैं। ये एक भारी, ये मैं कहूँगा कि ये अन्याय हो रहा है। इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए कि लोगों को सोर्स पे ही रोक दो, बाहर ही ना निकलने दो। भाई आप बाइक नहीं चलेगा तो कैसे चलेंगे भाई? अच्छा चलो वोटर्स के लिए भी बाइक होगी ना, अब वोटर भी तो जाएंगे बाइक पे। उनकी जो है वो मान लीजिए पति पत्नी जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? तो उसका भी उपाय ढूंढा जा रहा है। अभी सुन रहे हैं कि शायद अब पिलियन राइडिंग पे रोक लगेगी। अब पिलियन राइडिंग पे भी शायद महिलाओं पे रोक नहीं लगेगी, लेकिन बाकी आप पिलियन राइड नहीं कर सकते। इस तरह का इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अब आते हैं एक और जो काम किया गया है, वो ये किया गया है कि भाई तृणमूल ने सरकारी खर्चे पर अपना बड़ा काडर बना रखा है। कुछ सिविक वॉलंटियर्स है, एक विलेज पुलिस है और एक ग्रीन पुलिस है। इन सबको घर बैठा दिया गया। घर
बैठा दिया गया है। और ये सब घर बैठ के आराम करेंगे, राम राम बजेंगे। केवल इनको इतनी अनुमति है, एक इनको ये भी कहा गया है कि अपनी जो यूनिफॉर्म्स हैं वो भी जमा करा देंगे, और सिविल्स में यानी बिना यूनिफॉर्म के यदि वोट डालने जाना हो तो वो वोट डालने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी परमिटेड नहीं है उनको। ये तो भारी भीषण भीषण गड़बड़ होगी। ये तो नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। और एक और मैं बताता हूँ आपको, अभी भी मेरे पास समाचार आया है कि फ्रॉम P2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी नो बाइक ऑन रोड। अभी इसी की बात मैंने आपको बताई थी, उस पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की चर्चा चल रही है। बाकी मैं आपको बहुत सारी बातें कल ही बता चुका हूँ, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, यदि आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। पोस्टल बैलेट वाला भी मैं आपको कल क्लैरिफाई कर चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लूप होल है जिसको इस बार इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस नहीं किया है। और इसीलिए इस बार देखा जा रहा है कि तृणमूल वाले जो है वो भारी संख्या में लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। पहले उनको बिना बुलाए ही यहाँ पर उनके छापा लगा दिया करते थे। छापा वोटिंग हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। और छापा वोटिंग इम्पॉसिबल बनने से मेरा एक अनुमान है कि कोई 5 से 6% वोट तो यहीं उड़ गया। अब 5 से 6% वोट यही तो लीड होती है। 5 से 6% वोट जो नहीं पड़ता था वो पड़ जाता था, या कई लोग तो कहते हैं कि साथ 10% वोट पड़ जाता था। अभी कई सारी रिसर्च आए हैं जो कह रहे हैं कि कभी भी ममता का वोट जो था वो 35-36% से ऊपर नहीं था, और बाकी सारा का सारा छापा वाला था। तो चलिए, अब अगर छापा वोट रुक गया तब तो भाई ममता दीदी भी पूरी तरह से रुक गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।